बिहार का ही वोटिंग डालते हैं आप, दिल्ली से तो नहीं आप? नहीं। तो इसमें अगर देखिए ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये जब इसके वेबसाइट पे जाएंगे आपको लगता है कि ये आसानी से फॉर्म आप भर के यहाँ से सब कुछ कर पाएंगे आप बैठ के वहाँ पर बिहार के लिए? देखिए ये तो मुश्किल है। फॉर्म, सरकारी फॉर्म कोई भी हो, चाहे वोटर आई कार्ड के लिए हो या फिर नागरिकता के लिए हो, आधार कार्ड के लिए हो या जनरल किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म ही क्यों ना हो, जब ड्यूरेशन कम होता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, वर्कलोड बढ़ता है, सर्वर डाउन होता है। ये कॉमन सी बात है हर एक डिपार्टमेंट में। और वैसे ऊपर से उसमें तो कहा जाता है कि मतलब जब किसी सरकारी नौकरी के लिए हम आवेदन करते हैं तो लाखों में आंकड़ा रहता है, लेकिन यहाँ करोड़ों में आंकड़ा होगा। तब इस सर्वर डाउन की स्थिति को कैसे संभाला जाएगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि बीएलओ को आप फोन करेंगे तो फोन पे कोई काम नहीं होता है। सीधी सी बात है, फोन पे आपका कोई काम नहीं हो पाएगा जब तक आप फिजिकल प्रेजेंट नहीं होंगे। आपका फॉर्म नहीं पूरा हो पाएगा, आपका वोटर आई कार्ड नहीं बन पाएगा। अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं फर्जी वोटर्स के बाद जो चुनाव आयोग जो कह रही है कि फर्जी वोटर हम हटाना चाहते हैं और ताकि जो बिहार से बाहर के हैं, जैसे नेपाल से कोई आ गए होंगे, बांग्लादेश से आ गए होंगे या फिर किसी दूसरे राज्य से जैसे बंगाल से आ गए हों और वहां पर रह के फर्जी वोटर बनवा लिए और वोट डालना चाहते हैं, तो उसको हम हटाना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग का सिर्फ तर्क उसी है। को नहीं, और जो बिहार से पलायन होकर के जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जहां भी हैं और वहां भी उन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बना लिया है, उनका अब ऐसे परिस्थिति में दो जगह वोटर आई कार्ड है। अब इस चीज को भी आप समझिए कि बिहार में वोटिंग परसेंट हर साल कम क्यों रहता है। लोकसभा इलेक्शन में 50% से ऊपर नहीं जा पाता है, विधानसभा में आप 60 मुश्किल से क्रॉस कर पाते हो। तो ये भी बड़ी बात है जिसको गौर करने वाली बात है। और जो चुनाव आयोग की ओर से कहा भी गया है, तो मकसद मुझे सही लग रहा है कि 2 जगह अगर वोटर आई कार्ड है तो उसमें से एक जगह पे होना चाहिए, दोनों जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग और दूसरी बात, अगर मान के चलिए जो 30% लोग भी जिनका सिर्फ बिहार में ही वोटर आई कार्ड है, बिहार से बाहर नहीं है, उसमें कितने % ऐसे लोग हैं जो वोट डालने के लिए बिहार जाते हैं? बहुत कम है, बहुत कम। मुझे लग रहा है कि उस 30% में मुश्किल से 10% लोग ही होंगे जो स्पेशली वोट डालने के लिए बिहार जाते हो। हाँ, अब तो ये भी होगा ना कि जो जाना भी चाहते हैं उनका भी नाम नहीं रहेगा, तो वो जाएंगे कैसे अगर आप वोटर लिस्ट से ही नाम कट जाए? तो अलग समझने वाली बात ये भी है कि देखिए ये जो फॉर्म है और इसमें जो डिटेल्स दी गई है कि 11 चीज़ दीजिए आप, लेकिन इतनी डिटेल्स आम लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वो मतलब जुगाड़ से भी नहीं निकाल सकते आप अगर 10th पास नहीं है तो। और ज़्यादातर देखेंगे आप, जब डेटा देखेंगे तो आपको ज़्यादातर लेबर क्लास ही हैं जो बाहर हैं, बिहार से जो कमाते हैं और वो बिहार जाते हैं। तो कभी अगर मौका मिला तो वोटर के लिए चले गए और नहीं भी गए तो फिर बिहार से बाहर रहे। दूसरी बात जो आशीष ने कहा कि बाहर हम वोट कितने लोग जाते भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वो वोटर लिस्ट में नाम हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर जुड़वा लें, चाहते हैं। लेकिन ये एक मिडिल क्लास को अगर छोड़ दें तो जो नीचे लोअर क्लास हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा ठेला वाला हैं, उनके पास तो बाहर में आकर वोटर लिस्ट बनवाने की भी मुश्किल होती है। वो रेंट पे रहते हैं तो उनको प्रूफ भी देना होगा। तो अगर जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे प्रूफ के तौर पर देंगे क्या? जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड होगा उनको रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए होगा, तो ये भी होगा। तो ये प्रवासियों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या है ना। सबसे बड़ी बात तो लेबर क्लास के लिए भी समस्या है, जो दलित हैं उनके लिए, जो बैकवर्ड हैं उनके लिए, जो 10th से नीचे हैं उनके लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग को थोड़ा टाइम देकर इसे समझना चाहिए? या फिर आपको बीएलओ की बात हो रही है तो आप घर घर नहीं जा रहे हैं, 2 बार में कह देने कि रिटर्न हो जाना चाहिए, तो ये क्या आपके तर्क से लग रहा है कि ये सही है कि 2 बार में घर जाए, बीएलओ नहीं मिला तो फिर नाम काट दिया जाएगा? जैसे मेरी मम्मी है, वो बिहार में रहती हैं, मैंने उन्हें बताया कि ये चीज़ें चल रही हैं तो आप देख लेना और किसी से आप हेल्प लेके अपना वोटर लिस्ट में नाम वगैरह जो भी है अपना कर लेना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी तक कुछ आया नहीं है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं उस पूरे एरिया में, सोसाइटी में, कॉलोनी में कह दें, वहाँ पे बहुत लोगों को पता ही नहीं है, महिलाओं को स्पेशली, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती भी नहीं है पॉलिटिक्स में, तो उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या तो है ही। और सबसे बुरी बात ये है कि अगर किसी भी कारणवश अगर हम वोट नहीं दे पाते हैं तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना विधायक चुनें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हक के साथ भी वो है ना, कटौती है, मतलब बुरी चीज़ है कि हम अपना वो भी नहीं कर पा रहे जो एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है मुझे। तो हाँ, ये दिक्कत तो है। और ये जो निचले तबके के लोग हैं जो बाहर आके मजदूरी का काम कर रहे हैं,
हम तो फिर भी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके कर सकते हैं कि चलो एक बार चले जाएं और करने का ट्राई करें। उन लोग के लिए काफ़ी दिक्कत है और ये फैसला तो मुझे भी बिल्कुल तर्कहीन ही लग रहा है कि 1 महीने का टाइम दे दिया आपने और आपने कहा कि पूरा बिहार जिसमें इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, सब अपना लिस्ट में शामिल कर ले। तो जी हाँ, तो मतलब देखिए, आपको यहीं पे कुछ तो केस स्टडी आपको मिल ही जाएगा कि आपको पता है कि कितने समस्याएं होंगी। लेकिन जो आपको फॉर्म की बात हो रही थी, तो ये भी बता दें डेटा, राहुल जो डेटा कह रहा है वो 8 करोड़ कुल आबादी है जो बिहार की जो वोटर्स हैं, उसमें जो चुनाव आयोग कह रही है मोटे तौर पर 8 करोड़। इसमें से देखें तो 4 करोड़ 96 लाख लोगों की जो वोटर लिस्ट है वो 2003 तक की जो वोटर लिस्ट है उसमें चुनाव आयोग वेबसाइट पर अपलोड कर चुकी है। लेकिन जो बाकी बचे 3 करोड़ के करीब में, उनका वोटर लिस्ट के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो कैसे जोड़ेंगे। दूसरी बात है कि कुछ लोग सेटिंग करेंगे, दूसरी बात इसके बाद आप समझिए तो फ़ोन भी मिलाएंगे, घर घर जाएंगे, BLO होगा। और इसके अलावा जो 94 लाख बाहर प्रवासी हैं उनको लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि वो कैसे जाएंगे। और अब तो 1 महीने का वक्त भी नहीं है, 25 दिन में 25 जुलाई तक देने हैं। तो आप समझिए कि आज 4 से 5 तारीख है, 5 में तो 20 दिन में ऐड ऑन कैसे होगा। तो ये ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि ये चुनाव में इनडायरेक्टली वोट डिस्काउंट काटने की जो वजह है, ऐसा लग रहा है ऐसा कि हो सकता है कि चुनाव में आप इस पर क्या सोचेंगे कि सच में चुनाव में ऐसा हो सकता है खेल? देखिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने लिया इसके बाद ही सवाल उठाना शुरू किया। आपने देखा था महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उससे पहले हरियाणा का हुआ, महाराष्ट्र की लिस्ट लेकर बैठे राहुल गांधी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जिसमें NCP से सुप्रिया सुले थी और जो है MNS से भी लोग थे। तो उन्होंने उसमें आरोप लगाया कि कैसे कुछ पर्टिकुलर जगहों पे कुछ ही दिनों में लाखों वोट ऐड कर दिए गए और कुछ जगहों पे बहुत सारे वोट गायब किए गए, यानी कि काट दिए गए। तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, उसको लेकर उन्होंने एक लेख भी लिखा अखबारों में जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, राहुल गांधी का वो लेख था। तो विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है राजू, और वो बार बार ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ तरीका ढूंढा जा रहा है जिससे कि कानूनी तौर पे ऐसा लगे कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश है कि आप ये कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए, चुनाव आयोग की जो स्वायत्तता है उस पर सवाल उठ रहा है कि उसकी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो कितना इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा है। जब पवन खेड़ा ये कहते हैं कि हम आज चुनाव आयोग के दफ्तर आए हैं तो हमें लगा कि जो है आपको भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा दफ्तर तो है ही, वहीं अपना एक दफ्तर खोल लेना चाहिए, आप क्यों यहाँ टैक्स पेयर के पैसे से ये दफ्तर खोल कर बैठे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अभी तो चुनाव से पहले जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है और ये कदम उठाया है, इससे काफ़ी लोगों की परेशानी भी हो रही है। कई सारी समस्याएं आएंगी जिस पर हम बातचीत करेंगे और हर दिन आपको हम बताते भी रहते हैं।